क्या आपको भी इस बार आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के फेज 1 में रीजनिंग सेक्शंस के पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा? और इस मुश्किल के पीछे की वजह क्या है? क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या किस टाइप के न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए? और इन सबको सोल्व करने के पीछे की कहानी को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, आज के सेशन का हमारा यही मुख्य एजेंडा होगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे फ्री डाटा के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सेशन के जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जो की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस? क्या इस बार सिलेबस में कोई चेंज हुआ है? दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर सचमुच में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो वो नई टाइप किस तरीके की थी, और हाउ टू डील विद दीज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। एट द एंड सॉल्यूशन के साथ भी हम जरूर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को लेकर के जो भ्रांति आपके मन में है तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं। एज यूजुअल पिछले सालों की तरह इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए थे। जैसे आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग जैसे डाटा जो स्टेटमेंट अजम्पशन है, कोज एंड इफेक्ट है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इस टाइप की सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, दूसरा, इसको प्रूव करने के लिए कि क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक डाटा भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस डाटा में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले 6 साल 2015 से लेकर के 2021 तक का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन, कि किस तरीके से बीते सालों में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस साल भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोई भी चेंज ऐसा नहीं है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग से इस बार भी उसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कहीं पे टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, पिछले सालों में किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हो, इस बार थोड़ा कम हो गया हो, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज सिलेबस से बाहर कुछ भी चीजें आपके लिए नहीं थी। तो इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएंगी, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, एनालिटिकल है, चाहे आपका इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आता है, सिलॉग से आता है, सभी सारे टॉपिक यहाँ पे इक्वली, ये 3-4 टॉपिक ज्यादा मायने रखते हैं, बाकी सभी से बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या कोई सिलेबस में चेंज है? तो देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, एज यूजुअल उन्हीं डाटा से पूछा गया। नेक्स्ट, अब अगर कुछ चेंजेज हुए हैं तो वो किसके अंदर चेंजेज हुए हैं? व्हाट वर द चेंजेज? जो लोग इतने घबराए हुए हैं, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो न्यू टाइप ऑफ पेपर पूछा है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आए, ये क्या है? तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो चेंजेस थे वो कहां थे और कैसे थे। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चंस वर लेंदी। एज यूजुअल पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में एक बार बहुत अच्छा पेपर पूछा गया था इसी टाइप का लगभग, ठीक है, उसके बाद निरंतर थोड़ा ठीक ठाक पेपर आया है, ठीक है, अगर मैं 18 की बात करूं, 19 की बात करूं, लेकिन 21 वाला पेपर है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो है वो लेंदी थे, बहुत टाइम टेकिंग थे, ठीक है। वो क्यों थे, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे आगे इलेबोरेट करूंगा, हर एक टॉपिक वाइज बिल्कुल मैं दिखाऊंगा कि कहां से कैसी चीज पूछी गई है, ठीक है, और एट द एंड सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चेंज इन पैटर्न ऑफ सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी, जैसे रिवर्स सिलोगिज्म पूछ ली गई, या इनइक्वालिटी के अंदर थोड़ा रिवर्स देके पूछ लिया, क्वेश्चंस की संख्या इन टॉपिक से कम कर दी गई, 1-1, 2-2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो इस टाइप से, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को लगता है कि 5 क्वेश्चन तो यहां से आएंगे ही आएंगे, और नॉर्मल होते हैं वो डायग्राम बना के फटाफट से सोल्व कर देंगे, बट थोड़ा टाइम टेकिंग थे, लंबे थे। मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे गए। अगर नॉर्मल भी कोई डाटा है, जैसे ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन है, तो वो भी एक पजल की फॉर्म में पूरा बना के पूछा गया, कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन करंट इवेंट, ठीक है, जो भी करंटली चल रहा है उससे रिलेटेड डाटा देकर के, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देकर के क्वेश्चन थे, तो उसमें भी थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इन चेंजेस से रूबरू होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज बताऊंगा और एट द एंड इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं।
आमतौर पे जो चेंजेस है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोग्राम इज सुपर इज कोडेड एज दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पुराना पैटर्न है, पहले और आज के पैटर्न में अंतर क्या है वो बता रहा हूं। ऐसे इंफॉर्मेशन देकर के 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे नॉर्मली, इंफॉर्मेशन ऐसी ही रहती थी, बट क्वेश्चन 5 पूछ लिए। लेकिन इस बार क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछा गया, मतलब ये पूरा दे करके सिर्फ ये पूछ लिया प्रोग्राम 8 का कोड क्या होगा। मतलब टाइम उतना ही लग रहा है, पहले जितना 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगता था उतना ही टाइम अब 1 या 2 क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रहा था। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, जैसे अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आपको थोड़ा सा आपकी बेसिक नॉलेज वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, ये सब चीजें अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इफ द सेकंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड आर टेकन एंड चेंज टू द नेक्स्ट सेकंड सक्सेसिव लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन 1 वोवल दस फॉर्म्ड। तो मतलब बनाओ एक, ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दूसरे किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर सेकंड लेटर रिमूव कर दें तो कौन सा एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। तो काफी टाइम टेकिंग और काफी लेंदी थी, ठीक है। और थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन इंग्लिश के बारे में अगर हमें नहीं पता कि ये वर्ड भी बन सकता है, ये वर्ड भी बन सकता है, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। दूसरा, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। सिलोगिज्म में कैसा क्वेश्चन था, जैसे ये देखो यहाँ पे, अब यहां पे क्या है कि 3 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं और कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है। मैं सोल्व नहीं करवाने वाला हूं यहां, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं व्हाट आर द चेंजेस, और उसके हिसाब से फिर कैसे प्रिपेयर करना है वो एट द एंड हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे कंक्लूजन दिए हुए हैं 3, ठीक है, उसके बाद 5 स्टेटमेंट दी हुई है और फिर कुछ ऑप्शन है जिसके हिसाब से आपको आंसर करना था। अब अगर वो आपको इसका रिवर्स पूछता, मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड है वो कुछ स्टेटमेंट देता है और फिर कंक्लूजन देता है और आप सोल्व कर लेते हो। अब जो स्टेटमेंट होगी उनके हिसाब से आप एक डायग्राम बना लोगे और कंक्लूजन सोल्व कर लोगे। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, यहां टाइम टेकिंग कैसे हो गया ये, क्योंकि आपको अब इंडिविजुअली सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो जहां आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछता था, डिफरेंट 5 क्वेश्चन पूछता था, कुछ स्टेटमेंट देके कंक्लूजन देके, जितना टाइम उनको करने में लग रहा था, अब यहां एक ही क्वेश्चन को रिवर्स के थ्रू, एक ही क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन उतने टाइम में सोल्व हो पाएंगे। तो फिर से मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपको, क्वेश्चंस लेंदी और टाइम टेकिंग, दो बड़े चेंज थे, लंबे थे और टाइम टेकिंग थे। तो ये उस तरीके से आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, जैसे इनइक्वालिटी के अंदर है, यहां भी बार बार आपको जैसे एक क्वेश्चन दे देता तो एक सपोज ये एक स्टेटमेंट गिवन है, ये दोनों हमें चेक करने हैं, तो ऐसे 4 क्वेश्चन होते थे। अब क्या हो गया कि अब इन दोनों को सारी इसके साथ चेक करना पड़ेगा, सभी स्टेटमेंट के साथ कि कौन सा फॉलो कर रहा कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे यहां डेफिनेटली होल्ड ट्रू है तो कहीं पे फॉल्स भी दे देगा वो बच्चा, यहां भी मात खा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से कवर करना था। मैं फिर से बता रहा हूं, टाइम टेकिंग और लेंदी, बाकी और कुछ नहीं था, चीजें वैसी ही हैं, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी है वैसी ही है सिर्फ, लेकिन टाइम लग रहा था। और सॉल्यूशन क्या है एट द एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग। अब ब्लड रिलेशन में पिछले सालों में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल 15, 16, 17, 18, 19 सभी में ऐसे ही आया होगा सेम, नहीं। जैसे 17 का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत हार्ड था, मतलब डिफिकल्ट था, तो इस बार का भी वैसा ही था, इसीलिए कट ऑफ भी इतनी नीचे चली गई, ठीक है। बिल्कुल पिछले साल के कंपैरिजन में तो आधी रहेगी, ठीक है। तो जैसे इस टाइप से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था कि 3 मैरिड कपल हैं और वो किसी सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं और उनकी डिफरेंट एज है। तो यहाँ एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना के आपसे, और क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इससे, जैसे 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा टाइम भी लग रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ऐसे जैसे ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, डाटा बना करके। ये सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है, एज इट इज बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न से मैंने यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, ठीक है, जैसे मैंने देखी है एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो मतलब फिर से अनुमान यही निकल के आया कि लेंदी है और आपका क्या है, टाइम टेकिंग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं मशीन इनपुट की आउटपुट की बात करूं तो यहां कोई ज्यादा चेंज नहीं था, इसी टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी टाइप का डाटा था, सेम इसी तरीके से आपको सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, अब सीटिंग अरेंजमेंट में क्या चेंज है, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो जैसे पहले के सालों में आपने नोट किया होगा कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आता था रो का या सर्कल का, तो वो आपको बोल देता था कि देयर आर 8 पर्सन इन अ रो, देयर आर 10 पर्सन इन अ रो, देयर आर 12 पर्सन इन
2 rows लाइक ऐसे डाटा, बट उसी की जगह क्या करना शुरू कर दिया, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके बाद फिर डाटा को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपैरिजन टू जो नॉर्मल फिक्स डाटा दिया होता है उसके बराबर में। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा फिर से मैं बताना चाहूंगा कि लेंदी है भाई। ठीक है, यानी इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन सॉल्व नहीं हो रही जितना आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें फिर से ध्यान रखिए, टाइम टेकिंग और लेंदी। यही कंक्लूजन बार बार निकल के आ रहा है। यही सेम चीज आपको पजल में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पूरी पजल है जिसमें इस तरीके से भरपूर जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। यहां भी सेम, ये जैसे एक हायरार्की बेस्ड पजल है, कंडीशन के साथ दी हुई है, तो यहां भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि टाइम टेकिंग है, लेंदी है। ठीक है भाई, चलिए आगे। मैं ये सब सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि किस टाइप का पैटर्न था, अब उससे डील कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, इसमें अब मैंने 2 एग्जांपल लिए है। वो एज इट इज क्वेश्चन तो मुझे नहीं ध्यान है, ठीक है, लेकिन कैसे जो करंट इवेंट होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आजकल आपने सुना होगा महाराष्ट्र मिनिस्टर है जो नवाब मलिक और जो एनसीबी ऑफिसर है समीर वानखेड़े, उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट या किसी टाइप की थी। ठीक है, नोक झोंक जो भी है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे करके। अब किसी बच्चे को अगर इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो वो इतना जल्दी इन चीजों को सोल्व नहीं कर पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हमने यहाँ लिया है, ये आपका कोज एंड इफेक्ट से है। ठीक है, कि स्टेटमेंट है FATF हैज बीन फोकसिंग ऑन पाकिस्तान्स मनी लॉन्ड्रिंग डेफिशिएंसीज आफ्टर द एशिया पैसिफिक ग्रुप फाउंड ए नंबर ऑफ सीरियस एनोमलीज। तो इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ बना के दे दिया। तो कहने का मतलब है कि क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर थोड़ा करंट इवेंट को जोड़ करके चीजें बनाई गई थी। ठीक है, जो मैं आपको हुबहू यहाँ पे दिखा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा स्टैंडर्ड था जो ओवरऑल कंक्लूजन मैंने निकाला। ठीक है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी, डुएबल थी, बट टाइम लग रहा था, लेंदी थी, तो इसीलिए कट ऑफ भी आपकी काफी नीचे चली गई। मुश्किल से मुश्किल अगर टाइम लग रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो मुश्किल है, डुएबल है। ठीक है, डुएबल थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, इसलिए बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए और इसीलिए हमने इस पेपर को डिफिकल्ट की संज्ञा दी कि पेपर मुश्किल था। ठीक है, वाक्य में मुश्किल था क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है और टाइम का ही गेम है सारा हमारे पास। अब अगर 60 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 45 मिनट है और इस टाइप की चीजें होंगी तो कैसे ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, बट अब उससे निपटा कैसे जा सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये सब चीजें तो हमने देख ली कि लेंदी आ रही है, टाइम टेकिंग आ रही है, तो इन सब चीजों से निपटे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेसिक्स, फोकस ऑन द कंसेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको हमेशा बेस से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो। सबसे पहले तो पूरा एक चैप्टर का पूरा एक आप वो कर लो, एनालिसिस कर लो कि किस किस टाइप की चीजें। अगर सिलोगिज्म है तो कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है, ऑल है, नो है, ओनली ए फ्यू है, ओनली है, जो आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ओनली ए फ्यू, ओनली है, रिवर्स सिलोगिज्म पूछ रहा है। ठीक है, या आजकल थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो कोडेड फॉर्म में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेस पे ध्यान दो और एनालाइज किया करो। ठीक है, कोई टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पे नहीं जाना, पूरा देखो कि ये चीज पूछ सकता है, ये ऐसे ऐसे होती है और उन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्या, प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर्स लाइक ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या कोई भी चैप्टर है उस पे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको सिर्फ सीधा सा ही पूछा होगा, कोई एक थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड या कोड करके दे देता ना कि $, B मीन से A is 13 मीटर वेस्ट ऑफ B, ऐसी चीज भी आ सकती है। और थोड़ा इंफॉर्मेशन बड़ी, थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन की आदत डालो घर से ही। ऐसा नहीं है कि कई बार पुराने पेपर उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और वहां पे हमें अगर सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन मिले तो वैसे ही प्रैक्टिस करके चले जाते हैं एग्जाम के अंदर। नहीं, थोड़ा सा चेंज करिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन के अंदर आप मिक्स, जैसे कोई ब्लड रिलेशन, जैसे रिलेशन तो आप में दिए हुए हैं, साथ में सिटिंग हो सकती है, सर्कल के राउंड बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, अरेंजमेंट भी मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। रैंकिंग के अंदर ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वो वर्टिकल रैंकिंग पढ़ के चले जाएंगे, टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल होता है, उससे काम चलेगा नहीं। कुछ और टाइप लंबी इंफॉर्मेशन दे करके जो पूछता है उन क्वेश्चंस को भी अपने प्रैक्टिस में शामिल करिए। अगर घर पे करके जाएंगे, आदत बनेगी, प्रैक्टिस होगी, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। वहां बैठ के पता ही नहीं चलता कहां से क्या पूछ लिया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आजकल पजल भी बनने लगी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, या दूसरी चीजें भी हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा फोकस करिए। ये पढ़िए, घर से मेहनत करिए। ठीक है, दूसरा
प्रैक्टिस सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ऑन रेगुलर बेसिस। ये दो चीज आपको नहीं छोड़नी अगर आपको रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करना है, ठीक है। रेगुलर बेस पे आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो सोल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पजल चाहे फ्लोर बेस है, चाहे बॉक्स बेस है, चाहे हायरार्की बेस है, चाहे आपकी फ्लैट वाली पजल आ गई है आजकल, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप की है, चाहे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है, डायरेक्शन पे है, रैंकिंग पे है, किसी पे भी है, वो डेली प्रैक्टिस करिए। सीटिंग अरेंजमेंट भी, यानी डेली आपको आधा एक घंटा निकालना चाहिए इन सब चीजों के लिए। दो पजल उठा ली, अगले दिन दो सीटिंग अरेंजमेंट उठा ली, किसी दिन 30 क्वेश्चन आपने सिलोगिज्म के उठा लिए, किसी दिन 25-30 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के उठा लिए। लगातार टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत मायने रख रही है अब, ठीक है। जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आप यूज्ड नहीं होंगे चीजों के साथ, तो एग्जाम में जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे कट ऑफ कम गई है, एक बार तो जा सकती है, क्योंकि बच्चों को, सभी बच्चों के लिए सेम था, एकदम से लेवल चेंज हो गया, लेकिन अब सभी ने पढ़ना भी शुरू कर दिया उस टाइप की चीजें, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि सारे उन चीजों के साथ यूज्ड हो चुके हैं, एक बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब सोल्व भी करेंगे, समझ रहे हैं। दूसरा, चौथा एक मैं चीज बता देता हूं, एक पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर से वो बहुत तैयारी करके जाते हैं, 80-90%, 100% की सब चीजें मुझे आती है, लेकिन पेपर में उतना नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पेपर को अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, और वो उतना स्कोर कर पाते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है, ठीक है, कम नॉलेज के साथ भी। तो आपको एक मैं सीक्वेंस दे रहा हूं, फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपकी थोड़ी टाइम सेविंग भी होगी, ठीक है। आपको सबसे पहले 10-15 मिनट के अंदर, आपके पास टोटल 45 मिनट है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी पूरे पेपर में से निकलना है। और उनमें निकलते हुए बीच रास्ते में आपको, अगर इन पहले फेर की बात कर रहा हूं मैं, पहले 10 से 15 मिनट की, आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिखे, शिलोग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। कारण क्या है, ठीक है, इनइक्वालिटी, शिलोग्स का क्वेश्चन, अगर आपने जैसे इनइक्वालिटी के अंदर कुछ ट्रिक सीखी है, कैसे चेक करते हैं, पूरा डायग्राम बना के नहीं, तो स्क्रीन से देख के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने शिलोगिज्म के अंदर 150 मेथड पढ़ा है, साथ में डायग्राम भी पढ़ा है, दोनों है आपके पास, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 2-3 क्वेश्चन निकल आते हैं उसके अंदर, जो बहुत बेसिक डाटा पे होते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, ये नेगेटिव हो गया तो इधर और लग जाएगा, इतना मतलब एक्टिव होंगे आप एग्जाम के अंदर तो निकाल पाएंगे उनमें से। पर अगर यहां से 15 से 17 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन निकल आते हैं बहुत आराम से, ठीक है, उन 10 मिनट के अंदर। कोडिंग एंड डिकोडिंग है, अगर मिक्स कोडिंग है और कॉमन एलिमेंट के साथ दिया हुआ है तो बनाना आसान है, 2 मिनट लगेंगे, 5 क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जाइए डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग को बाद में ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। इनसे अगर कोई क्वेश्चन दिखे, देखो कि डाटा आसान है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के अंदर थोड़ा जब 5-10, 15-20 सेकंड हम डाटा को पढ़ने में लगाते हैं तो आइडिया आ जाता है किसको आसानी से बनाया जा सकता है कि ये टाइम लेगा या टेढ़ा है या किस तरीके का। बहुत बार, कई बार बहुत सीधा डाटा दिया होता है, ए बी के 10 मीटर वेस्ट में है, बी सी के इधर है, डी इधर है, वी इधर है, तो वो डाटा थोड़ा हल्का होता है। ऐसा नहीं है कि सभी से डाटा मुश्किल मिलेगा, तो ये चॉइस भी रखिए थोड़ा सा, ठीक है। जो चीज मुश्किल लगे छोड़ते जाओ, बाकी जल्दी जल्दी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना किसी चीज पे, बहुत जल्दी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये करने वाला सवाल है कि ये छोड़ने वाला सवाल है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर आपको आसान भी दिख रही है तो कभी मत छूइए। हो सकता है कि जब हम पढ़ रहे हो हमें आसान लगे, लेकिन जब हम सोल्व करने बैठते हैं तो कोई ना कोई पेज कहीं फंस ही जाता है, ठीक है। तो इसको एंड पे रखो। फिर प्रेफरेंसेस भी तय कीजिए कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट ये रो वाली है तो मैं ये करूं, पहले सर्कल वाली है तो इसको करूं मैं। पजल के अंदर अगर मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड ऐसी पजल है तो आसानी से हो जाएगी, बॉक्स वाली थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, फ्लोर वाली है तो बहुत आसानी से हो जाएगी, उसको पहले करूं। तो ये डिसीजन लेना है और फिर क्रिटिकल रीजनिंग, इन सबको एंड में रखना है आपको, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर इस सीक्वेंस में करोगे, पहले घर पे करिए, जब आप मॉक दे रहे हो इन सब तरीकों को अपनाइए, ठीक है। कभी ईगो से नहीं जोड़ना चीजों को। बहुत बार ऐसा लगता है कि आसान सा ही तो है, कर लेंगे, बट बहुत टाइम ले जाता है, समझ रहे हो, उन सब से मत जोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा और एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से मैं 100% देके आप एक तैयारी के साथ जाइए कि इस बार करना ही करना है 100%, तो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है। जब भी पढ़ो तो बेसिक से स्टार्ट करो, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। कंसेप्ट में कैसे कह रहा हूं, जैसे ब्लड रिलेशन है, आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए,
आप कभी भी ऐसे जोड़ के आइडिया मत लगाओ, अच्छा ये इसका फादर है, ये मदर है, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर आपको पता हो कि ये जो रो है, ये जनरेशन मेरी है, ये मेरे फादर वाली है, ये ग्रैंडफादर वाली है, ये मेरे सन वाली है, ये ग्रैंडफादर वाली है। प्रॉपर फैमिली ट्री बनाना है, आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये मेल है कि ये फीमेल है, मतलब पूरा पता हो आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा 2-4 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लग सकती है बनाने में, बट बेसिक से मात नहीं खाओगे कभी भी, ठीक है ना। ज्यादा उड़ना नहीं है हमें, ठीक है, थोड़ा बेस लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इन चैप्टर से थोड़ी और मेहनत करिए, सिर्फ आसान चीजें मत करिए, थोड़ा सा मुश्किल डाटा उठाना शुरू करिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल को रेगुलर बेस पे आपको रखना है, और जब भी आप मॉक दें या आप एग्जाम के अंदर हो तो इस फॉर्मूले को अपना करके देखो। थोड़ा टाइम को डिवाइड करिए कि 10-12 मिनट यहां लगाने हैं और 10-12 मिनट ही यहां लगाने हैं, ठीक है भाई। तो फिर 20 मिनट लगने के बाद 25 मिनट में मुझे ये सब सोल्व करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने का सही तरीका, ताकि टाइम को थोड़ा सा सेव किया जा सके, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच पा रही होंगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड बनानी चाहिए, या कुछ और आपको जानना है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सोल्व करें, पजल कैसे सोल्व करें, या क्वांट के अंदर आपको कुछ जानना है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।